हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कल हमने एक ओवरव्यू लिया था हिस्ट्री के रिलेटेड और हमने देखा था कि कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी क्या नीड होगी, क्या ज़रूरत थी, हमने इसके रिलेटेड कल किया था। ओके, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आइडिया जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया जो दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए, मैंने बताया था कि इंडिया जो फ्री इंडिया है, अगर जब इंडिया इंडिपेंडेंस होगा तो उसको गवर्न करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन कोई जनरल पीपल्स तो नहीं बना लेंगे ना, तो उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ज़रूरत थी जिसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल्स होंगे, एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ होंगी, और जो क्या करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम करेंगे। ठीक है, कल हमने यही पढ़ा था और हमने देखा था कि 1934 में एम.एन. रॉय जो हैं, ये पॉइनर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। इन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का और 1935 में आईएनसी ने क्या किया, ऑफिशियली जो है डिमांड की ब्रिटिशर से कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, और 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया का उसको बनाना ज़रूरी है, मस्ट बी फ्रेम विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिना ब्रिटिशर के इंटरफेरेंस के जो इंडिया जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और उसको कौन बनाएगा? उसको बनाएगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कैसे इलेक्ट किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोटिंग करके जो है उसको चूज़ किया जाएगा। ठीक, कल हमने ये देखा था और फिर हमने देखा कि फाइनली जो है ब्रिटिशर जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की जो डिमांड है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्या आता है, अगस्त ऑफर आता है 1940 में। ठीक है, फिर हमने देखा कि 1940 में अगस्त ऑफर आता है और 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो इंडिया में आते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके, जिसको बोला जाता है क्रिप्स प्लान बोला जाता है, क्रिप्स प्रपोजल आप बोल सकते हो। वो लेके आते हैं जिसमें जो है ये लिखा होता है कि इंडिया जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकती है इंडिपेंडेंटली, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाएगी। ठीक है, और देखिए मैंने कल बताया था आपको कि क्रिप्स मिशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट कौन करता है उसको? मुस्लिम लीग जो है उसको रिजेक्ट कर लेती है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है उसकी डिमांड थी कि हमारे लिए एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाई जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाए, और उसके लिए जो है सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी होनी चाहिए और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन जो था वो सेटिस्फाई नहीं करता था मुस्लिम लीग्स की डिमांड्स को, तो इसलिए जो है वो क्रिप्स मिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली जो है फिर क्या आता है हमारे पास, फिर फाइनली जो है वो कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, फाइनली क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में। और ये जो कैबिनेट मिशन होता है ये क्या करता है, ये इसमें जो इससे पहले जो है क्रिप्स मिशन फेल हो गया होता है, तो ये जो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, ये कहीं ना कहीं जो है, मैंने कल आपको बताया था कैबिनेट मिशन कब आता है, 24 मार्च 1946 को आता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा होता है, इंडिया जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको जो है सेटिस्फाई कर रहा होता है। ओके, कल हमने इतना सा ही पढ़ा था। ये नेक्स्ट जो है आज हम पढ़ेंगे इसका, हाँ जी, कल हमने इतना पढ़ा था, आज हम देखेंगे। अब देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनाने का हो गया डिसीजन कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की पूरी किसके अंडर बनाई जाएगी? कैबिनेट मिशन के अंदर जो है, कैबिनेट मिशन के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। और ये फाइनल डिसीजन हो गया था। अब देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई कैसे गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म से ये लिखा हुआ है, और इसमें जो मैंने क्या किया है, जो आपके इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हुए हैं ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ में आएगा, आपके थ्योरी आपको लिखनी नहीं है, तो एमसीक्यूज़ में आएगा। और जो हाईलाइट किए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कुछ भी आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब बनी? 1946 को बनी, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। किसके अंडर बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी, ये याद रखना है आपने। और आपने ये याद रखना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी, ये मैंने फ्लो चार्ट बना लिया क्योंकि अगर मैंने इसको थ्योरी में लिखा होता तो आपको प्रॉब्लम हो जाती समझने में, इसलिए मैंने इसको एक चार्ट के फॉर्म, फ्लो के चार्ट की फॉर्म में बनाया हुआ, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? वो थी 389, ठीक है। और 389 आउट ऑफ 389 296 सीट्स जो हैं वो एलोकेट की गई थी ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को जो है एलोकेट की गई। अभी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट क्या हो गई? इंडिया जो है उसमें क्या था, कहीं प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जहाँ पे जो है जो राजास थे वो जो है उनको नियुक्त किया हुआ था, उनको वहाँ पे उनका हेड बनाया हुआ था, ठीक है। तो रूल तो जो है वो ब्रिटिशर ही करते थे, लेकिन जो है वहाँ पे जो है एक किंग को जो है वो वही जो है उसका हेड बनाया होता था स्टेट का, इसलिए उसको प्रिंसली स्टेट बोलते थे, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया कौन था? जिसमें पूरी तरह से जो है गवर्नर जो है वहाँ पे रूल कर रहा होता था, वो थी ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, उसको ब्रिटिश इंडिया बोलेंगे। और आउट ऑफ 389 296 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई, और 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो है एलोकेट की गई। और 296 सीट्स में से भी उसको भी डिवाइड किया गया, और 296 में से 292 सीट्स जो हैं वो आपके 11 जो गवर्नर प्रोविंस थे जहाँ पे गवर्नर बैठते थे उनके लिए रखी गई। और 4 सीट्स जो हैं वो किसके लिए? जहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे जो उनके लिए रखी गई, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे उसमें से एक एक सीट जो है वो सबके लिए रखी गई थी, ठीक है। और देखिए जो सीट्स है ना वो एलोकेटेड, ये जो सीट्स जो हैं इनको किस तरह से एलोकेट किया गया था? ये सीट्स एलोकेटेड इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जी उसकी पॉपुलेशन की। कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट्स जो थी वो बड़ी थी, जैसे आप बंगाल देख रहे थे, कितना बड़ा बंगाल, बंगाल कितना बड़ा था, ठीक है। और इससे छोटी छोटी स्टेट भी थी और बड़ी बड़ी स्टेट भी थी, बिग और स्मॉल स्टेट थी, इसलिए जो है उनको जो सीट्स की रिप्रेजेंटेशन थी वो कैसी रखी गई थी? उसकी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, उसकी स्टेट की जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स उनको दी गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है। पार्शली जो है इलेक्ट की गई थी और पार्शली जो है नॉमिनेटेड की गई थी। अब हमने देखा कि जो सीट्स जो हैं वो कैसे एलोकेट की गई थी। सीट्स जो हैं वो एलोकेट की गई थी उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आप रफली ये मान के चल सकते हो कि 1 सीट्स जो है वो एलोकेट की गई थी मिलियन पॉपुलेशन को, मतलब 10 लाख जहाँ की पॉपुलेशन है उनको एक सीट्स दी जा रही थी, ठीक है। तो सीट्स जो एलोकेट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंस को, ठीक है, इसको जो डिवाइड कुछ इस तरह से किया गया था कि इसमें 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ को जो डिवाइड की गई थी। ये जो 3 ब्रिटिश, ये देखो यहाँ पे दी गई ना 296 सीट्स जो है ब्रिटिश इंडिया को जो दी गई है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को जो दी गई हैं इनको कुछ इस ऐसे उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, डिवाइड किया गया था इनको अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी। 3 कम्युनिटी कौन सी थी? मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में आपके सब कुछ आ जाएंगे, मुस्लिम्स पता है आपको, सिख पता है, और जनरल में आपके सब कुछ आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे उसमें, क्रिश्चियनिटी भी आ जाएगी आपकी, पारसीज भी आ जाएंगे, एंग्लो इंडियन, ये सब उसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों कम्युनिटीज़ को जो है ये दी गई थी, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेशन थी ना कम्युनिटीज़ की, उनको इलेक्ट किया गया था। उनको जो है ये जो इलेक्शंस हुई थी ये कैसे हुई थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई थी, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो, और ये आपको पता चल गया ब्रिटिश, ये वाला ब्रिटिश प्रोविंस वाला आपको समझ आ गया होगा। ब्रिटिश इंडिया को जो है 3 कम्युनिटीज़ में जो है सीट्स को डिवाइडेड किया गया था, मुस्लिम, सिख्स और उनके जनरल्स के बीच में, ठीक है। और आप देखें कि जो प्रिंसली स्टेट, देखो प्रिंसली स्टेट्स जो है 93 सीट्स उनको दी गई थी। ब्रिटिश इंडिया को जो है वो इलेक्ट किया गया था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है ना, जो रिप्रेजेंटेशन थे प्रिंसली स्टेट्स के वर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जो हेड होगा ना प्रिंसली स्टेट्स का, वो जो है अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठेंगे, ठीक है। इतना समझ आया आपको? तो आपको इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो ये
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको कुछ को इलेक्ट किया गया है, पार्शली इलेक्टेड किया गया और पार्शली नॉमिनेटेड किया गया। 292 सीट्स जो है इनके जो मेंबर 292 जो सीट्स हैं इन पे जो है इलेक्टेड किया गया है इनको। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको क्या किया, प्रिंसली स्टेट में से जो है वो नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेट कौन करता है, प्रिंसली स्टेट का जो हेड था वो अपने लिए एक जो है रिप्रेजेंटेटिव उसने इलेक्ट किया था। ठीक है, समझ आया। आगे हम नेक्स्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट क्या है, और एक चीज़ और है इसमें। हाँ, द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर 296 सीट्स वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। और जो इलेक्शन हुई ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 296 सीट्स के लिए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में तो नॉमिनेशन हो रही थी, हेड जो है नॉमिनेट कर रहा था, लेकिन जो इलेक्शन है 296 सीट्स पे वो जुलाई और अगस्त में 1946 में। और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने 208 सीट्स जो है वॉन की, मुस्लिम ने 73 सीट्स वॉन की, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एंड स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंट जो ग्रुप थे उनको 15 सीट्स मिली। ठीक है, और देखिए जो 93 सीट्स थी, ठीक है, यहाँ हमने देखा 93 सीट्स किसको दी गई थी, प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। सीट्स एलोकेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड, उनको जो है फिल्ड ही नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया, जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो उनको 93 सीट्स दी गई थी वो फील्ड इसलिए नहीं की गई क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो है हम अलग ही रहेंगे, उनसे जो है दूर ही रहेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं की गई थी पीपल के द्वारा ऑन द बेसिस। ये जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिक्लेयर तो किया था कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया को बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, पर अडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग के बेस पे जो है, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से जो है किया जाएगा। बट उस टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाना इतना पॉसिबल्स नहीं था। ठीक है, उसमें फंडिंग भी बहुत सारी यूज़ होगी, बहुत सारी उसमें फाइनेंस चाहिए था, बहुत सारे रीज़न थे। तो इसीलिए जो है इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट वे से जो है वो करवाई गई थी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो करवाई गई। और इसमें क्या है कि जो असेंबली थी ना उसमें द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जितनी भी सेक्शन थी ना इंडियन सोसाइटी में। अब इंडिया देख रहे हो, बहुत ही डाइवर्स, बहुत सारी डाइवर्सिटी है इसमें, अलग अलग रिलीजन्स के, कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप देखो यहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख्स भी थे, पारसीज थे, एंग्लो इंडियंस थे, बहुत सारी क्रिश्चियनिटी थी, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लोग यहाँ रह रहे थे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ऐसे चूज़ किया गया कि हर एक सेक्शन में से जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव आए। ठीक है, तो इसमें जो है सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियनिटी, SC ST इंक्लूडिंग वुमेंस भी जो है इन सारे सेक्शन में से उनको भी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है उनको भी इलेक्ट किया गया। ठीक है, सभी जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी उनको जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनको वो आए, इंक्लूड थे। लेकिन सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर जो नहीं बने वो कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे, जो उन्होंने फ्रीडम के टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपना योगदान दिया। ठीक है, लेकिन जो है जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो महात्मा गांधी जी जो हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आप लीडर्स देखते हो ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्या बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। ठीक है, ये सब जो है बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है इंक्लूड थे, जो इलेक्टेड किए गए थे। बट सिर्फ जो है महात्मा गांधी जी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। मैंने क्या बताया कि 389 सीट्स थी, 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया के लिए थे, 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट्स के लिए थे। ठीक है, इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर वर्किंग कैसे हुई इसकी। ठीक है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना जो बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बन के तैयार हो गई थी। मैंने आपको बताया अभी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बन के तैयार हो गई थी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है,
कब हुई थी? 1946 में जो है आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और इसको जो है 211 मेंबर्स जो हैं इसको अटेंड करते हैं, ठीक है। असेंबली को कितने लोग अटेंड करते हैं? 211 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। जो मुस्लिम लीग होती है ना, मुस्लिम लीग जो है वो बायकॉट कर देती है इस मीटिंग को, वो अटेंड नहीं करती इस मीटिंग को। क्यों? क्योंकि वो इंसिस्ट करती है कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट बने, पाकिस्तान जो है बनाई जाए हमारे लिए। वो इसलिए क्या कर देती है, इस मीटिंग को अटेंड नहीं करती बल्कि बायकॉट कर देती है। और मीटिंग जो है वो अटेंड करते हैं 211 मेंबर्स, ठीक है। और मीटिंग में जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। उसके बाद में लेटर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट जो है प्रेसिडेंट जो है असेंबली का बना दिया जाता है। इतना हमने याद रखना है कि जब इसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, आपने वो याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको 211 मेंबर्स ने जो है अटेंड किया था। ये तो नहीं पूछेंगे कितने मेंबर्स ने अटेंड की थी, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी आपकी। और टेम्परेरी प्रेसिडेंट जब बनाए गए थे, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो तब टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? वो सचिदानंद सिन्हा थे। और लेटर जो है वो कौन प्रेसिडेंट बनाए गए, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और इसमें जो है ना 22 प्रेसिडेंट भी चूज़ किए गए। उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे हमारे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचार्य, ठीक है। इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? सचिदानंद सिन्हा। और फिर परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाएंगे उसके बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट है। अभी तो हम देखते हैं ना एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उस टाइम पे जो है असेंबली के 2 प्रेसिडेंट बनाएंगे, एक HC मुखर्जी बनाएंगे और BT कृष्णमाचार्य जी बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए इतना यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और इसको कौन लेके आया? जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे असेंबली में। और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसकी क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, ये किस में था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, ठीक है। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। और रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जैन 1947 में, ठीक है। अब देखिए अब देखें इसमें कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जैन 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया। और अ, ठीक है, इसको कब किया? 22 जैन 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। ओके, तो अगर हम देखें ना तो ये अगर हम देखें कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी के टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, तो अभी का जो हम अपना प्रियम्बल देखते हैं ना वो मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब मॉडिफाइड किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है हमने कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं किया था, ये ब्रिटिशर का ही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लेकिन हमने इसको कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं किया गया था क्योंकि इसको हमने मॉडिफाइड किया। इसको मॉडिफाइड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर के द्वारा, फिर जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। और अगर हम अभी मॉडिफाइड वर्जन अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा प्रियम्बल जो हम देखते हैं ना वो अभी एक इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो आज का बस इतना ही टॉपिक था, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका। और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कब बनाई गई? 1946 नवंबर में। और किस स्कीम के अंडर बनाई गई? कैबिनेट मिशन के अंदर। टोटल स्ट्रेंथ कितनी सीट की? 389। उसमें 296 सीट्स जो है ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। 296 सीट्स को भी जो डिवाइड किया गया और 292 सीट्स जो हैं वो 11 गवर्नर प्रोविंस को दी गई और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस को दी गई थी, ठीक है। और सीट्स जो एलोकेट की गई थी वो किस बेसिस पे की गई थी? उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे की गई थी। और जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर हैं उनको
ये 296 जो सीट्स हैं इन पे जो है इलेक्शन हुई थी, इनडायरेक्ट इलेक्टेड किए गए थे इसके मेंबर। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थी जी 93 सीट्स जो है उसमें जो है नॉमिनेट किसने करना था, जो प्रिंसली स्टेट के हेड से उन्होंने कहना था। और बाद में जो है इलेक्शन जब होती है 296 सीट्स पे, तो 208 सीट्स जो है वो आईएनसी को मिलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कब बनाई गई थी 1885 में जो है आपकी बनाई गई थी, ठीक है। और जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी, और सेक्रेटरी कौन थे, AO ह्यूम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसमें 280 सीट जो हैं वो आपकी मिली आईएनसी को, मुस्लिम लीग को 73, और स्मॉल जो इंडिपेंडेंट ग्रुप थे उनको 15 सीट्स मिली है। और 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट को एलोकेट की गई थी वो फील्ड नहीं की गई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो है अलग रहेंगे। आगे हम देखेंगे कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जिन्होंने जो जब इलेक्शन हो रही थी तो इन्होंने उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है इन्होंने अलग हो गए, सेपरेट हो गए कि हम जो है ज्वाइन नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। लेकिन अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स भी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम भी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हैं मेंबर बनेंगे, ठीक है। फिर वर्किंग हमने देखा, वर्किंग क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, मतलब वर्किंग मतलब काम करना कैसे कब स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट मीटिंग इसकी आई 9 दिसंबर 1946 में। 211 मेंबर्स जो है उन्होंने अटेंड किया मीटिंग को। टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। और इसके दो वाइस प्रेसिडेंट थे, S.C. मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर हम देखें तो आज का मॉडिफाइड वर्जन है इसका हमारा प्रीएम्बल। और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक फाउंडेशन बताया गया कि कैसे जो है स्ट्रक्चर कैसा होना, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया गया और किसके द्वारा लाया गया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, 22 जैन 1947 को। आज का बस इतना ही टॉपिक था, प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका इंडिपेंडेंस एक्ट के क्या क्या चेंज आए थे इंडिपेंडेंस एक्ट में वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।